वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। एक बार पुनः क्लास 12th का जो इंग्लिश है, ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर की बात आज हम लोग करेंगे यहाँ पे। और ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में सबसे पहले हम जान लें कि आखिर ये होता क्या है। हालांकि इससे पहले भी क्लास 10th और क्लास 11th में भी इसको पढ़ा जा चुका है, इसलिए डायरेक्टली हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे। क्योंकि अब क्लास 12th का मतलब ये है कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को क्लियर होगा, ये मान कर चला जाता है। फिर भी यहाँ पे जनरल बातें हम आपको बता देते हैं जिससे बहुत आसानी से आप इस टॉपिक को कर पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस होता है। विद एग्जाम्पल इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, दो तरह से बात को हम रख सकते हैं। एक तो डायरेक्ट स्पीच के द्वारा और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच के द्वारा, यानी कि प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन द्वारा अंग्रेजी भाषा में हम बात को रख सकते हैं, दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो इसी को आधार बनाकर यहाँ पर वर्किंग होगी, किस तरह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज जनरल बातों की हम लोग बात कर रहे हैं, जनरल बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और क्या दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ नोट करके आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है मॉडर्न इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और अब आइए डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये यहाँ पर बहुत बखूबी बताया जा रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के कथन को, यानी कि जो वक्ता है, स्पीकर है, उसके कथन का ज्यों का त्यों व्यक्त कर देते हैं। एज इट इज, जैसा होता है वैसा ही व्यक्त कर देते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में, अर्थात जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, में हम वक्ता अर्थात स्पीकर के कहे हुए शब्दों का भाव प्रकट करते हैं। दोनों बातों को समझ लीजिए। डायरेक्ट स्पीच में हम डायरेक्ट बात को रखते हैं, ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम कहे हुए जो भी शब्द होते हैं उसके भाव को प्रकट कर देते हैं। अर्थात दोनों बातों में किसी तरह का अगर हम बात करें कि क्या अर्थ मीनिंग में परिवर्तन होता है, तो कहेंगे नहीं, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बात कही गई हो या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बात कही गई हो। तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है रमेश सेज, यानी कि रमेश कहता है मुकेश विल गो टू खैर। मुकेश खैर सिटी का नाम है, तो खैर मुकेश विल गो टू खैर, यानी कि मुकेश खैर जाएगा। तो रमेश सेज दैट मुकेश विल गो टू खैर। जो पहला एग्जाम्पल है, रमेश सेज मुकेश विल गो टू खैर, आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है, और ये है डायरेक्ट स्पीच। यानी कि रमेश ने, देखिए सीधे सीधे यहाँ पर जो भी रमेश कहता है उसका स्टेटमेंट जो भी है, जो कथन है, वो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि मुकेश विल गो टू खैर। रमेश सेज दैट मुकेश विल गो टू खैर, रमेश कहता है कि मुकेश खैर जाएगा, तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में लिखा हुआ है। इन्वर्टेड कामा यहाँ पे हट गया, ये आपने ध्यान दिया होगा। और इन्वर्टेड कामा हटा है तो क्या चेंज आया, दैट यूज हुआ है कंजंक्शन के रूप में। तो ये तो खैर अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कब कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, क्या चेंजेज होंगे, सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। इस उदाहरण का पहला जो वाक्य है डायरेक्ट स्पीच में है और दूसरा वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ब्रैकेट में आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट नरेशन भी हम कह सकते हैं यहाँ, या फिर रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को। अब संकेत में यहाँ लिखा है वक्ता के कथन को जिस वर्ब से प्रारंभ किया जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब, या ब्रैकेट में आप देखिए इसको भी समझ लीजिए, इंट्रोडक्टरी वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। यानी कि वक्ता के कथन को जिस वर्ब से प्रारंभ करते हैं उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं।
ये बहुत आसानी से आपके समझ में आना चाहिए। चलिए अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे। उपयुक्त उदाहरण के पहले वाक्य की क्रिया, जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी रमेश सेज मुकेश विल गो टू खैर, तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस की शुरुआत हुई है वो जो उसमें वर्ब आया है रमेश सेज, यानी कि से यहाँ पे सेज क्या है, ये वर्ब है। तो ये जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब कही जाएगी। ये यहाँ पर संकेत के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं। वर्ब से प्रारंभ किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण के पहले वाक्य की सेज को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। वक्ता के जिस कथन को इन्वर्टेड कामाज के अंतर्गत रखा जाता है उसे रिपोर्टेड पार्ट आप देख सकते हैं लिखा है, अर्थात कोटेशन मार्क के अंदर का कथन जो होता है उसे हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेना है। उदाहरण के पहले भाग में आप देख सकते हैं मुकेश विल गो टू खैर, यानी कि जी मुकेश विल गो टू खैर, दिस इज इन इन्वर्टेड कामाज, यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये रिपोर्टेड पार्ट कहा जाएगा। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है पूरा। इसमें किसी तरह कोई कन्फ्यूजन मुझे लगता है आपको नहीं होगी। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यानी कि गोपाल सेड टू गोविंद आई एम गोइंग टू कानपुर। गोपाल ने गोविंद से कहा मैं कानपुर जा रहा हूँ। तो इस वाक्य में सेड आप देख सकते हैं, यहाँ जो सेड लिखा हुआ है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं वहाँ पे, तो जिस वर्ब से शुरुआत होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और आई एम गोइंग टू कानपुर ये मुख्य कथन है, इसको हम रिपोर्टेड पार्ट कहेंगे। इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पार्ट होता है उसको रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। और इधर ये जो सेड है आप देख सकते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो मुझे लगता है अगर आपसे पूछा जाए रिपोर्टिंग वर्ब, कोई सेंटेंस दे दिया जाए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है इस सेंटेंस में और रिपोर्टेड पार्ट कौन सा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप बताने में संकोच करेंगे, आप बता देंगे, बहुत आसानी से बता देंगे। अब इसमें आइए, रिपोर्टेड पार्ट को इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है। तो ये तो बात आपने देख ही ली है। तथा इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं तो पूरा सेंटेंस जो भी होता है उसका शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है, क्योंकि वो माना जाता है कि पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है जहाँ से शुरुआत हुई है। और कोई भी सेंटेंस जब कम्प्लीटली लिखा जाता है तो हमेशा फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल ही लिखा जाता है। लेकिन यदि मान लीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम लिखते हैं रिपोर्टेड पार्ट, जो कि आगे भी लिखा होगा, रिपोर्टेड पार्ट में भी लिखते हैं चूँकि तब सेंटेंस बदल जाता है। अगर उसमें आई है, मतलब चूँकि आई सिंगल होता है तो ऐसी सिचुएशन में आई तो कैपिटल हमेशा ही लिखा जाता है। तो आगे आप देख सकते हैं जो बी पार्ट यहाँ लिखा है डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के शब्दों को इन्वर्टेड कामाज में लिखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामाज का प्रयोग नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो इन्वर्टेड कामाज हट जाएगा और इन्वर्टेड कामा हटेगा और कोई ना कोई कंजंक्शन सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके भाव के अकॉर्डिंग वहाँ पर यूज होगा। खैर कब कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, क्या चेंजेज आएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं अगला टॉपिक हमारा यही है, चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच कॉमन रूल्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो टेंस पर आधारित क्या चेंजेस होते हैं, प्रेजेंट से पास्ट में जाएगा तो क्या चेंजेज होंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे और परफेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में निश्चित रूप से। और आपको एक्सरसाइजेज भी मिलेंगी जिससे आप अभ्यास के द्वारा भी काफ़ी कुछ सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि किसी तरह की कोई समस्या रहती है तो उम्मीद की जानी चाहिए जल्द ही क्लासेज शुरू होंगी। जब कॉलेजेज में क्लासेज में बहुत सारी कन्फ्यूजन तब भी हम दूर कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत ही कॉमन सी बातें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में होती हैं वो देखी हैं, यहाँ पे सीखने का प्रयास किया है। अब हम आपको बता दें इससे पहले कि हम चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आपको कराएं, इसके कॉमन रूल्स को कराएं या स्पेशल रूल्स को कराएंगे, स्टैंडर्ड सेंटेंसेज को कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात सीखना बहुत ज़रूरी है और वो है यहाँ पे हम आपको बता दें, ये एक टेबल हम देख रहे हैं यहाँ पे, इस टेबल को आपको
पढ़ना होगा बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं इस टेबल को बड़े ध्यान से आप देख लीजिए। हम एक बार नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंजेस होता है तो इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा, और कैसे यूज होगा वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जब आपके दिमाग में होगा, आपको याद होगा, आप बहुत अच्छे से इसको स्टडी कर चुके होंगे, तो फिर मुझे समझाने में बहुत आसानी होगी, आप समझते जाएंगे बहुत आसानी से। आप देखिए यहाँ प्रोनाउंस के परिवर्तन को समझने के लिए निम्न तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे, पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन में आई और वी है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है आई का, और वी का अस होता है। फर्स्ट पर्सन का जो पजेसिव केस है वो माइन है आई का, और वी का अवर और अवर्स है। तो आप देखिए सेकंड पर्सन जो है यू है यहाँ पर, और ये थोड़ा टेबल में मुझे लगता है थोड़ा टेबल में बनाते समय मानवीय मिस्टेक हुई है। सेकंड पर्सन यू होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, पजेसिव केस योर और योर्स हो जाता है। जबकि अब थर्ड पर्सन की हम जब बात करेंगे तो ही, सी, इट, दे। ये आप इसको ध्यान दीजिएगा, टेबल में थोड़ा सा बनाते समय मानवीय मिस्टेक हुई है। ही, सी, इट, दे, और ये है ही का ऑब्जेक्टिव केस आप देख सकते हैं हिम हो जाता है, और सी का हर है, इट का इट है, दे का देम है। और अब आप देख लीजिए यहाँ पे पजेसिव केस क्या है थर्ड पर्सन का, तो ही का हीज हो जाता है, सी का हर्ष हो जाता है, इट इट्स हो जाता है, और दे का देयर और देयर्स भी होता है। ये हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज तो अभी हम बाद में कराएंगे, लेकिन ये आपको पहले सीखना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन, वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। निकटतापूर्वक शब्दों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय दूरी, डिस्टेंस प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो इनमें कुछ परिवर्तन जो होता है डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो आप यहाँ देखिए नाव का देन हो जाता है। डायरेक्ट सेंटेंस जो होता है उसमें अगर नाव लिखा है तो इनडायरेक्ट में नाव की जगह हम देन करेंगे। ये कुछ शब्दों में जो परिवर्तन है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, एगो का बिफोर हो जाता है, दस का सो हो जाता है, लास्ट डे या लास्ट ईयर का द प्रीवियस डे या प्रीवियस ईयर हो जाता है, नेक्स्ट वीक ईयर का नेक्स्ट द फॉलोइंग वीक हो जाता है, ईयर हो जाता है, द डे आफ्टर टुमारो इन 2 डेज टाइम, इस तरह से हम लिख सकते हैं। टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी हम कह सकते हैं। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द डे बिफोर भी लिख सकते हैं। लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट लिखेंगे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक लिखेंगे। अ ईयर एगो का अ ईयर बिफोर लिख सकते हैं, द प्रीवियस ईयर लिख सकते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि 2 डेज बिफोर, ये इनडायरेक्ट में लिखेंगे। कम डायरेक्ट में यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट में हम गो लिखेंगे। तो ये हर जगह हालांकि कम का गो नहीं होगा, कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जहाँ पर हम आपको ज़रूर बताएंगे, सेंटेंस कराएंगे, डिटेल से कराने वाले हैं। तो इस टेबल को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और देख लीजिए इसको। यहाँ पर रोक कर, इस वीडियो को रोक कर इस टेबल को नोट कर लें, और साथ ही साथ ये जो ऊपर टेबल हमने आपको बताई है इसको भी यहाँ पर वीडियो को रोक लीजिए और इसको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से इसको लिख लीजिए। ध्यान रखिए, अब जब हम नेक्स्ट टर्न पे आपको मिलेंगे और सेंटेंसेज को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ये जब हम आपको बताएंगे, ये टेबल जब आपको अच्छे से मालूम होगी, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आपके समझ में आएगा। कॉमन रूल्स की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी टॉपिक की बात नेक्स्ट टर्न पे होगी। आज हमने आपको जनरल बातें जो बताई हैं निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इस क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।